नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका भागीरथ अकेडमी झुंझुनू के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं अशोक जानू आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज अपनी हिस्ट्री की क्लास में अगला जो ताम्र पाषाण काल की अपनी बात हुई थी वो अपन शुरू करने जा रहे हैं। तो देखो, अब ताम्र पाषाण काल अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ताम्र पाषाण काल। इससे पहले का जो अपन पढ़ चुके हैं, ताम्र पाषाण काल से पहले का अपन ने पढ़ लिया मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल अपन कर चुके हैं। अब आगे अपन शुरू करने जा रहे हैं ताम्र पाषाण काल। तो सबसे पहले हम उन क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे जिनमें ताम्र पाषाण काल का जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए उत्खनन से, उन क्षेत्रों के बारे में सबसे पहले अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको जानना है ताम्र पाषाण काल के क्षेत्र कहाँ कहाँ है। जैसे राजस्थान में, सबसे पहले राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। तो राजस्थान में कौन कौन से स्थल है? राजस्थान में है आहड़ व गिलुंड। गिलुंड, आहड़ व गिलुंड नामक क्षेत्र जो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता के मुख्य स्थल थे, वो कहाँ है? राजस्थान में। और मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जो स्थल है उनमें आता है मालवा, कैथा और एरण। एरण अभिलेख आपने सुना होगा। जो एरण नामक स्थल है, वहां से जब उत्खनन किया गया तो जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए वो ताम्र पाषाण काल के पाए गए। मतलब तांबे के उपकरण हमें प्राप्त होते हैं वहां से। इसके बाद में आगे जो आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आता है चांदोली, इनाम गांव, देमाबाद, नासिक, प्रकाश, चांदोली, इनाम गांव, देमाबाद, नासिक, प्रकाश और नेवासा। एक आता है जोरवे, जो अहमदनगर में स्थित है। जो जोरवे कहाँ स्थित है? अहमदनगर में स्थित है। इसके अलावा एक है सोनगांव। अब आप ये पूछोगे कि इनसे क्वेश्चन कैसे बनेगा। वो आपको देगा निम्न में से ताम्र पाषाण कालीन स्थल है या नहीं है। तो इसमें से नाम आएगा आहट गिलुंड राजस्थान का, मालवा कैथा एरन मध्य प्रदेश का, चांदोली इनाम गांव देमाबाद नासिक प्रकाश नेवासा सोनगांव जोरवे अहमदनगर का। इसके अलावा जो यहाँ का महाराष्ट्र के जो स्थल हैं, जो जिनमें ताम्र पाषाण कालीन स्थलों में उत्खनन किया गया, उन सबको कहते हैं जोरवे संस्कृति। क्या कहते हैं? जोरवे संस्कृति। इनको क्या कहते हैं? जोरवे संस्कृति। इन सभी स्थलों को जो उत्खनन किया गया उसमें जो मिले हैं उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जोरवे संस्कृति। इसके अलावा और भी स्थल हैं, जैसे एक एक दो दो स्थल हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का वीरभूम जिला, वीरभूम एक स्थल है जो पश्चिम बंगाल का पाषाणकालीन स्थल है। और एक है महिषदल। क्या है? महिषदल स्थल है।
तो राजस्थान के पढ़ लिए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के पढ़ लिए। इसके बाद में 3 स्थल हैं जो बिहार में है। बिहार में है 3 स्थल। सेनुवार, सोनपुर, सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह। सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह कहाँ है? बिहार में। और उत्तर प्रदेश में है खेराडीह, नरहन, खेराडीह, नरहन और इलाहाबाद। अब देखो दोस्तों, जो आहड़ गिलुंड राजस्थान में, मालवा कैथा एरन मध्य प्रदेश में, चांदोली, इनाम गांव, देमाबाद, नासिक महाराष्ट्र का, प्रकाश नेवासा, सोनगांव, जोरवे जो अहमदनगर का स्थल है, इन सभी को मिला के क्या कहते हैं? जोरवे संस्कृति कहते हैं। इससे आगे जो पश्चिम बंगाल का वीरभूम और महिषदल, सेनुवार, सोनपुर, ताराडीह बिहार का, खेराडीह, नरहन, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का, ये सभी वो स्थल हैं जिनसे ताम्र पाषाण काल की खुदाई की गई या उत्खनन किया गया, जिसमें अलग अलग साक्ष्य प्राप्त किए गए। अब अपन उन स्थलों का अध्ययन करेंगे जिसमें बहुत महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं, उनके बारे में अपन को अध्ययन करना है। तो आगे सबसे पहले अपन राजस्थान के स्थल देखेंगे। राजस्थान के कौन कौन से स्थल हैं? आहड़, और दूसरा है गिलुंड। आहड़ और गिलुंड। जो आहड़ और गिलुंड नामक जो स्थल है वो पाए गए हैं दोनों बनास नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे। ये दोनों स्थल बनास नदी के किनारे पाए गए हैं, इसलिए इनसे जो संस्कृति हमें प्राप्त हुई है उस संस्कृति को बनास संस्कृति कहा जाता है। कौन सी संस्कृति कहा जाता है? बनास संस्कृति कहा जाता है। इनमें क्या क्या मिला है? आहड़ और गिलोन का दोनों का सम्मिलित रूप से अध्ययन करते हैं तो इनको क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति। किस नदी के नाम पर? बनास नदी के नाम पर इनको कहते हैं बनास संस्कृति। और बनास संस्कृति की विशेषताओं में देखें तो हमें यहां से पत्थर की वस्तुएं नहीं पाई गई। पत्थर की वस्तुएं नहीं पाई गई। पत्थर की वस्तुएं यहां से नहीं मिली हैं। पत्थर की वस्तुओं का यहाँ पर अभाव पाया गया है, जिसमें सूक्ष्म औजार व कुल्हाड़ियां यहाँ पर बहुत कम मात्रा में मिला है, क्योंकि इस युग का नाम ही है ताम्र पाषाण काल। मतलब तांबे की खोज हो चुकी थी। इन समय के लोग, इस काल ताम्र पाषाण काल के लोग धातु कर्म से अनभिज्ञ नहीं थे, धातु कर्म के बारे में वो जानते थे। तो जो धातु के बारे में जानते थे उन्होंने सबसे पहले जो धातु खोजी थी वो थी तांबा। तांबे का युद्ध सर्वप्रथम हुआ, इसलिए इस काल का नाम पड़ गया ताम्र पाषाण काल। और हमें यहां से आहड़ से क्या क्या मिला है? आहड़ से तांबे की सपाट कुल्हाड़ियां मिली है। तांबे की सपाट कुल्हाड़ियां मिली है। सपाट का मतलब है साफ सुथरी। सपाट कुल्हाड़ियां मिली हैं। तांबे की सपाट कुल्हाड़ियां और एक तांबे की चद्दर मिली है। तांबे की चद्दर मिली है। तांबे की चद्दर हमें यहां से प्राप्त होती है। और इसके अलावा तांबे की चूड़ियां, तांबे की चूड़ियां और पत्थरे मिले। तो आहड़ से हमें क्या प्राप्त हुआ है? तांबे की सपाट कुल्हाड़ियां, तांबे की चद्दर, तांबे की चूड़ियां व पत्थरे प्राप्त हुए हैं, वो भी तांबे के।
और एक कांस्य की चादर भी यहाँ से प्राप्त हुई है। जो कांस्य युगीन सभ्यताओं में आगे कांस्य का विकास हुआ, पर इसमें आहड़ के अलग अलग स्तरों की खुदाई में हमें अंतिम जो जोन था जिसमें खुदाई की गई, उसमें एक तांबे कांस्य की चादर भी मिली है। कांस्य की कांस्य की चादर भी यहां से प्राप्त हुई है। तो आहड़ से क्या क्या मिला? तांबे की सपाट कुल्हाड़ी, तांबे की चादर, तांबे की चूड़ियां, पत्रे और एक कांस्य की चादर भी यहां से प्राप्त हुई है। और आहड़ के जो लोग थे, आहड़ के जो लोग थे वो पत्थर के घरों में निवास करते थे। पत्थर से बने घरों में निवास करते थे। बने घरों में तो आहड़ के लोगों के जो निवास स्थल थे वो किससे बने थे? पत्थर से बने हुए थे। पत्थर से बने हुए घरों में आहड़ के लोग निवास करते थे। आहड़ का प्राचीन नाम है ताम्रवती नगरी या तांबा वाली जगह आहड़ को कहा जाता है। इसके बाद में आती है गिलुंड। गिलुंड जो है वो है बनास संस्कृति का स्थानीय केंद्र था। क्या था? स्थानीय केंद्र। स्थानीय केंद्र था। ये ग्रामीण सभ्यता थी। गिलुंड क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। स्थानीय केंद्र था गिलुंड, ग्रामीण सभ्यता थी और यहां से तांबे के टुकड़े मिले हैं। गिलुंड से क्या मिले हैं? तांबे के टुकड़े। अगर आपसे पूछ ले गिलुंड से तांबे का क्या उपकरण मिला है, तो तांबे के टुकड़े मिले। कोई उपकरण प्राप्त नहीं हुआ। और यहां से प्रस्तर फलक उद्योग के साक्ष्य भी मिलते हैं। प्रस्तर फलक उद्योग के साक्ष्य, प्रस्तर फलक उद्योग के साक्ष्य भी हमें गिलुंड से प्राप्त होते हैं। और गिलुंड जो नगरी थी वो प्रस्तर फलक उद्योग के साथ साथ, और गिलुंड के लोग कच्चे मिट्टी के मकानों में रहते थे। किसमें रहते थे? कच्ची मिट्टी के मकानों में रहते थे। कच्ची मिट्टी के मकानों में रहते थे। कच्ची मिट्टी के मकानों में रहते थे। गिलुंड के लोग कैसे मकानों में रहते थे? कच्ची मिट्टी के मकानों में। आहड़ के लोग पत्थर से बने घरों में निवास करते थे। ये हो गया आपका आहड़ व गिलुंड के बारे में संक्षिप्त जानकारी। और आहड़ और गिलुंड को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। राजस्थान का इतिहास जब आप पढ़ेंगे, राजस्थान के पुरातात्विक स्थल जब पढ़ेंगे, उसमें आहड़ और गिलुंड को और डिटेल से पढ़ाया जाएगा। अभी जो भारत के संदर्भ में अपन पढ़ रहे हैं बनास संस्कृति, बनास संस्कृति में आहड़ व गिलुंड का इतना काफी है। इसके बाद में अगली जो आती है हमारी, वो आती है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति, मैंने आपको बताया कि जोरवे संस्कृति कहां पाई गई है? महाराष्ट्र में। जोरवे संस्कृति कहां पाई गई है? महाराष्ट्र में। जोरवे संस्कृति का जोरवे जो स्थल है अहमदनगर में, उसके नाम पर इसका नाम जोरवे संस्कृति पड़ा। अब आपको जोरवे संस्कृति के स्थलों के नाम मैंने आपको पहले लिखा दिए हैं। जोरवे संस्कृति में कौन कौन से स्थल है? अहमदनगर, नेवासा, देमाबाद, चांदोली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक महाराष्ट्र के स्थल जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। और जोरवे संस्कृति में क्या क्या मिला है? तो जोरवे संस्कृति का जो स्थल है, यहाँ पे सपाट आयताकार कुल्हाड़ी मिली है। सपाट आयताकार कुल्हाड़ी। अगर आपसे पूछ ले कि सपाट आयताकार कुल्हाड़ी जोरवे संस्कृति के किस स्थल से मिली है, तो ये मिली है चांदोली से। कहां से मिली है? चांदोली से। चांदोली से हमें सपाट आयताकार कुल्हाड़ी प्राप्त होती है। और क्या मिला है? चांदोली से और मिला है एक तांबे की छेनी मिली है। तांबे की छेनी।
तांबे की छेनी कहां से प्राप्त हुई है? चांदोली से। और इससे आगे जो दूसरा स्थल, मुख्य स्थल है, वो है देमाबाद। जोरवे संस्कृति का जो दूसरा मुख्य स्थल है, देमाबाद। देमाबाद की ख्याति है वो कांस्य की जो भारी संख्या में यहां से वस्तुएं मिली हैं उससे है। यहां से कांस्य की वस्तुएं और जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा नगर था ये, सबसे बड़ा नगर, जो 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला था। 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला था और 4000 लोग यहां निवास करते थे। 4000 लोग निवास करते थे। तो जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो देमाबाद। जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा नगर जिसमें 4000 लोग यहां निवास करते थे और 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला था। यहां पर देमाबाद जोरवे संस्कृति के 200 स्थलों में सबसे बड़ा नगर है। और देमाबाद से हमें क्या प्राप्त होता है? पत्थर व मिट्टी से बनी बुर्जों वाला किला मिला है। मिट्टी से बनी बुर्जों वाला दुर्गनुमा खंडर मिला है। दुर्गनुमा आकृति कह लो या खंडर कह लो। दुर्गनुमा आकृति हमें प्राप्त होती है जो बस्ती के केंद्रीय भाग में बनी हुई है। जो कहां बनी हुई है? बस्ती के केंद्रीय भाग में बनी हुई है। और आपसे पूछ ले देमाबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो देमाबाद गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी के किनारे देमाबाद कहां बसा है? गोदावरी नदी के किनारे देमाबाद बसा है। इसके बाद में जो देमाबाद की और विशेषताएं हैं उनमें आता है कि ये हड़प्पा संस्कृति से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? हड़प्पा संस्कृति से हड़प्पा संस्कृति से प्रभावित यहाँ के लोग हैं। इससे आगे जोरवे संस्कृति में ही अगला जो स्थल आता है उसका नाम है इनाम गांव। इनाम गांव। इनाम गांव की क्या विशेषताएं हैं? इनाम गांव की विशेषताओं में 2 चूल्हों सहित एक बड़ा मिट्टी का घर प्राप्त हुआ है। क्या मिला है? 2 चूल्हों सहित एक बड़ा मिट्टी का घर प्राप्त हुआ है जो आरंभिक अवस्था का माना जाता है, जिसमें गोलाकार गड्ढे बने हुए हैं। इस घर में क्या बने हुए हैं? गोलाकार गड्ढे बने हुए हैं। जो गोलाकार गड्ढे बने हुए हैं जो संभवतः पानी के लिए बनाए गए होंगे। पुरातत्वविदों का अंदाज है कि यहाँ के लोग निकासी व्यवस्था को जानते थे, जो इन गोलाकार गड्ढों के माध्यम से ये पानी का या तो भंडारण करते थे या उनका पानी का निकास के लिए गोलाकार गड्ढे बनाए गए थे। जैसे आज अपने घरों में सोखते गड्ढे बनाए जाते हैं वैसे बनाए गए थे, या इनमें पानी का स्टोरेज किया जाता था। दूसरा, जो बाद की अवस्था में हमें 5 कमरों वाला एक मकान मिला है। 5 कमरों वाला मकान 5 कमरों वाला मकान मिला है जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं। 4 आयताकार 4 कमरे आयताकार हैं। इसके पास में अनाज संग्रहण के लिए कोठार प्राप्त हुआ है। अनाज संग्रहण के लिए कोठार प्राप्त हुआ है।
अनाज संग्रहण के लिए कोठार प्राप्त हुआ है जो बस्ती के केंद्र में बना हुआ था। यह भी किस कहां बना हुआ था? बस्ती के केंद्र में बना हुआ था। बस्ती के केंद्र में बना हुआ था। यहां पर इनाम गांव से 100 से अधिक घर व कब्रें प्राप्त हुई हैं। घर व कब्रें प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुआ है? 100 से अधिक घर व कब्रें प्राप्त हुई है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है ये ग्रामीण संस्कृति थी जिसमें दाह संस्कार या शव संस्कार की पत्ती भूमिगत द्वारा या कब्र में गाड़ने के द्वारा किया जाता था। शव का संस्कार कब्र में गाड़ने के द्वारा किया जाता था। इसमें अपन आगे ताम्र पाषाण काल की विशेषताओं में इसका और अध्ययन करेंगे। इससे आगे जो जोरवे संस्कृति के जो मुख्य स्थल थे उसमें यही आते हैं, चांदोली व जोरवे। इसके बाद में देमाबाद सबसे बड़ा नगर जो 4000 लोग रहते थे, 20 हेक्टेयर में फैला हुआ नगर था जिसमें कांस्य की बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं। इसके बाद में इनाम गांव का अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद में जो मध्य प्रदेश का आता है कैथ। कैथा मध्य प्रदेश। कैथा मध्य प्रदेश से हमें क्या प्राप्त हुआ है? कैथा मध्य प्रदेश से 29 कंगन या चूड़ियां प्लस 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई है। अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां। कैथा से हमें 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई हैं, जो स्टेटाइट और कार्नेलियन पत्थर के मणके भी यहां से मिलते हैं। कौन कौन से पत्थर के? स्टेटाइट व कार्नेलियन, ये बहुमूल्य पत्थरों के नाम है। स्टेटाइट व कार्नेलियन पत्थर के मणके व गोलिकाएं पात्रों में भर के रखी हुई प्राप्त हुई है। पात्रों में भरकर रखी हुई प्राप्त हुई है। और कैथा का ये घर जिससे ये प्राप्त हुई है वो एकमात्र ताम्र पाषाण काल की जगह है जहां से इतनी मात्रा में ये धन ऐश्वर्य की चीजें प्राप्त हुई है। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक धनी परिवार था। धनी परिवार था। धनी परिवार की निशानियां ही स्टेटाइट और कार्नेलियन जो पत्थर था इससे मणके बनाए जाते थे जो गले में धारण किया जाता था। सुंदरता के आभूषण के रूप में स्टेटाइट व कार्नेलियन पत्थर के मणकों का यूज किया जाता था। इसके बाद में ये हो गया, कैथा हो गया। और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल की विशेषताएं। ताम्र पाषाण काल की विशेषताएं। इसमें सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि पाषाण काल से निकलकर जब मानव ने धातु की खोज की तो धातु का जो पहली धातु जिसके बारे में मानव जानने लगा वो थी तांबा। उस तांबे का जो शिल्प कार्य था वो इस काल की मुख्य विशेषता थी। मतलब सबसे पहले तांबे को धातु के रूप में यूज करना ये सबसे बड़ी इस काल की विशेषता है, जिसमें तांबे की कुल्हाड़ियां, तांबे के फलक, तांबे की कटोरियां। तांबे का जो सबसे ज्यादा कार्य हुआ वो ताम्र पाषाण काल में हमें यहां से प्राप्त होता है, जिसमें
यहाँ का कला व शिल्प। अपन विशेषताओं में क्या क्या पढ़ेंगे? कला एवं शिल्प पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ का शव संस्कार पढ़ेंगे। इसके अलावा कृषि व पशुपालन पढ़ेंगे। कृषि व पशुपालन पढ़ेंगे। ताम्र पाषाण काल की विशेषताओं में हमें क्या क्या पढ़ना है? कला व शिल्प पढ़ना है, यहाँ का शव संस्कार पढ़ना है, या कृषि व पशुपालन पढ़ना है। तो इनका अपन लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा विशेषताएं जो आएंगी वो आएंगी मिट्टी के बर्तन, जो कुंभकारी होती है, मर्द भांड जो होते हैं, मर्द भांड के बारे में हमें अध्ययन करना है। मर्द भांड के बारे में हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। कला व शिल्प में ही आएगा, पहला जो आएगा वो आएगा मर्द भांड। तो आपको पता है हमें यहां से कैसे मर्द भांड मिले हैं? लाल व काले रंग के मर्द भांड प्राप्त होते हैं। लाल व काले रंग के मर्द भांड प्राप्त होते हैं। दूसरा, मर्द भांडों की दूसरी विशेषता आएगी कि राजस्थान व पश्चिमी भारत में मर्द भांडों पर रैखिक अलंकरण किया जाता था। रैखिक अलंकरण किया जाता था। रैखिक अलंकरण किया जाता था। जैसे मर्द भांड जो मिट्टी के घड़े होते हैं, उनमें आपने देखा होगा आड़ी तिरछी धारियां बनाई जाती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? रैखिक अलंकरण कहा जाता है। जो किस कलर का होता था? सफेद रंग का रैखिक अलंकरण किया जाता था। सफेद रंग का रैखिक अलंकरण किया जाता था लाल व काले रंग की मर्द भांडों पर राजस्थान व पश्चिमी भारत में। जबकि पूर्वी भारत में हमें रैखिक अलंकरण के साक्ष्य बहुत कम मात्रा में प्राप्त होते हैं, जिसमें मिट्टी से बने टोंटी वाले जलपात्र, टोंटी वाले जलपात्र, गोडीदार तस्तरियां, तस्तरियां व प्याले, तस्तरियां व प्याले हमें प्राप्त हुए। क्या क्या प्राप्त हुआ है? टोंटी वाले जलपात्र, कोड़ीदार तस्तरियां व प्याले हमें प्राप्त हुए हैं। जो हमें कहां कहां से प्राप्त होते हैं? ये हमें प्राप्त हुए हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा बिहार से। राजस्थान में ये पात्र हमें नहीं प्राप्त हुए हैं। ये टोंटी वाले जलपात्र और गोड़ीदार तस्तरियां व प्याले हमें प्राप्त हुए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार से। इसके बाद में कला व शिल्प में अगला जो आता है, कला व शिल्प में ही एक बार मैं इनको मिटा देता हूं। कला व शिल्प में अगला जो आएगा वो आएगा औजार व हथियार। तो औजार व हथियार में ताम्र पाषाण काल के लोग औजार व हथियार बनाना जानते थे, जो तांबे के द्वारा औजार व हथियारों का निर्माण करते थे, जिसमें हमें कौन कौन से हथियार व औजार प्राप्त होते हैं? इसमें अपने को मिलेगा तांबे की कुल्हाड़ियां, तांबे की कुल्हाड़ियां, कंगन, कंगन, फलक, प्लेटें, प्लेटें जिसे आप चदरे भी बोल सकते हैं। तांबे की कुल्हाड़ियां, कंगन, फलक व प्लेटें हमें प्राप्त होती हैं। इसके अलावा जो इसमें आएगा कला व शिल्प में ही कार्नेलियन,
जो मैंने आपको बताया था कैथा से प्राप्त हुआ था कार्नेलियन व स्टेटाइट। स्टेटाइट जो बहुमूल्य पत्थर था, इनके जो मणके व गुटिकाएं बनाई जाती थी, मणके व गुटिकाएं, मणके व गुटिकाएं बनाने का कार्य ताम्रपाषाण काल के लोगों को आता था। कार्नेलियन व स्टेटाइट पत्थर के मणके व गुटिकाएं बनाने का कार्य कौन करता था? और एक पत्थर होता और आता है इसमें क्वार्टज क्रिस्टल। क्वार्टज क्रिस्टल, क्वार्टज क्रिस्टल पत्थर का भी यूज मणके व गुटिकाएं बनाने में किया जाता था। ताम्रपाषाण काल की विशेषताओं में यह हो गया कला व शिल्प। इसके बाद में अगला जो आता है वो आता है इनका शव संस्कार। शव संस्कार में अपन पढ़ेंगे शव संस्कार में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो जोरवे संस्कृति है उसमें कई स्थलों से मृतक का शव जलाकर उसकी राख को एक कलश में डालकर अपने आंगन में दफनाने की प्रक्रिया या जो रीति है उसका हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। तो शव संस्कार करने के बाद मृतक को कलश में डालकर आंगन में दफनाने की रीति यह हमें कहां से प्राप्त होती है? महाराष्ट्र की जो जोरवे संस्कृति है उनके स्थलों से हमें प्राप्त होता है। शव संस्कार करने के बाद मृतक को कलश में डाला जाता था और उसको आंगन में ही दफना दिया जाता था। और कई कब्रों में, इसके अलावा कई कब्रों में हमें क्या प्राप्त होता है? मिट्टी की हांडियां। मिट्टी की हांडियां मतलब जो घड़े का छोटा रूप होता है वो मिट्टी की हांडियां व तांबे की वस्तुएं प्राप्त होती है। तांबे की वस्तुएं हमें प्राप्त होती। कई कब्रों में क्या होता था? मिट्टी की हांडियां और उनके साथ में तांबे की वस्तुओं को डाला जाता था। इसके अलावा जो चांदोली नाम की जगह है महाराष्ट्र वाली, चांदोली में एक बच्चे को गले में तांबे के मणकों का हार पहनाकर दफनाया गया है। हार पहनाकर दफनाया गया है। अब इसका प्रश्न क्या बनता है कि जोरवे संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जिसमें बच्चे को तांबे के मणकों का हार के साथ दफनाया गया है? तो आपको बताना है चांदोली। क्या बताना है? चांदोली आपको बताना है। शव संस्कार में मृतक को आंगन में दफनाना महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति का उदाहरण है। इसके अलावा अन्य सामान भी इसमें रखे जाते थे। कब्रों में मुख्यतः मिट्टी का पात्र व तांबे का सामान रखा जाता था। तांबे का मतलब कुछ ना कुछ उसमें रखा जाता था। इसके बाद में अगला जो अपना आता है उसमें आता है कृषि व फसलें। कृषि व पशुपालन। मतलब ताम्रपाषाण काल के लोग कृषि से जानकार थे, पशुपालन से जानकार थे। वो कौन कौन से पशुओं को पालते थे? इसमें मुख्य रूप से आता है गाय, बैल,
बकरी, भेड़, इन पशुओं को, ज्यादातर मवेशियों को ताम्रपाषाण काल के लोग पालते थे। और पशुपालन में यहां से ऊंट के शाक से भी प्राप्त होते हैं। ऊंट के शाक से भी प्राप्त होते हैं। आपसे पूछ ले कि ऊंट के शाक से ताम्रपाषाण काल में प्राप्त होते हैं कि नहीं होते, तो आप बताएंगे कि ऊंट के शाक से भी प्राप्त होते हैं। एक जो अंग मिला है उसके बारे में जानकारी पूर्णतया नहीं मिली है। उसमें अंदाजा लगाते हैं पुरातत्वविद कि या तो ये अंग जंगली गधे का है, या घोड़े का है, या गधे का है। तो इसमें ये कन्फर्म नहीं है। तो आपसे अगर पूछ ले कि ताम्रपाषाण काल के लोग घोड़े से जानकार थे या नहीं थे, मतलब वो घोड़े से जानकार थे नहीं थे, इस पर अपने पुरातत्वविद एक मत नहीं है। इसमें पुरातत्वविद एक मत नहीं है। और हिरण के शिकार के साक्ष्य से भी हमें यहां से प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? हिरण से, हिरण के शिकार के साक्ष्य। हिरण के शिकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद में आता करसी। करसी में मुख्य फसलें थी गेहूं, जौ और चावल। गेहूं, जौ और चावल मुख्य फसलें थी। इसके अलावा गेहूं, जौ और चावल के अलावा, गेहूं, जौ और चावल के अलावा भी यहाँ के लोग किस के बारे में जानते थे? मसूर, मूंग, उड़द और मटर। मसूर, मूंग, उड़द और मटर के बारे में जानते थे। किस किस के बारे में जानते थे? मसूर, मूंग, उड़द व मटर। और अब आपसे आप पूछोगे इसके साग से कहां से मिले हैं? तो इन सभी फसलों के एक साथ साग से प्राप्त होते हैं। गेहूं, जौ, चावल, मूंग, उड़द, मटर के सबके एक साथ साग से हमें प्राप्त होते हैं। वो होते हैं नवादा टोली। नवादा टोली नामक स्थल है, ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ये कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। इससे अपन को पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूं, जौ, चावल के साथ साथ दलहनी फसलें मूंग, उड़द, मसूर और मटर से भी अनभिज्ञ नहीं थे, मतलब इनका उत्पादन वो करते थे। इसके बाद में फसलों में इतना ही आता है। और आगे जो आपको एक चीज रहेगी उसमें, शिल्प में एक चीज रही है जो होती है आपकी इनाम गांव, जो नाम की जगह है, इनाम गांव। इनाम गांव, इनाम गांव की एक मुख्य विशेषता है कि इनाम गांव में क्या क्या पाया गया है? इनाम गांव में धातु कर्मी पाया गया है। धातु कर्मी जो धातु का कार्य करता था। कुंभकार जो मिट्टी का कार्य करता था। मिट्टी के खिलौने बनाने वाला मिट्टी के खिलौने बनाने वाला, चूना बनाने वाला, इन सभी के साक्ष्य एक साथ प्राप्त होते हैं। वो जगह कौन सी है? इनाम गांव। इनाम गांव में मातर देवी की पूजा की जाती थी, मतलब जोरवे संस्कृति के लोग या पाषाण जो ताम्र पाषाण काल के लोग हैं वो मातर देवी की पूजा करते थे। इस बात का पता हमें कहां से चलता है कि इनाम गांव से एक मातर देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। इनाम गांव से किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है? मातर देवी की मूर्ति प्राप्त होती है। मातर देवी की मूर्ति प्राप्त होती है। और मिट्टी की नग्न मूर्तियां भी यहां से मिली। मिट्टी की नग्न मूर्तियां, नग्न मूर्तियां। तो ये हो गया आपका ताम्रपाषाण काल।
ताम्र पाषाण काल के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। ताम्र पाषाण के काल के बारे में आपको जो सारी जानकारी मैंने दे दी है। अब आगे अपन पढ़ेंगे सभ्यता स्थल, जिसमें गणेश्वर आएगा और भी एक दो स्थल आएंगे जिसके बारे में अपनी होगी अगली क्लास। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नहीं पसंद आए तो आप अनलाइक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।